Hello and welcome to Diya Online Science Academy. Today we are going to start with a new chapter. Chapter number 6, electromagnetic induction. Right? The short form of electromagnetic induction is EMI. Another full form for EMI is equated monthly installment also. बराबर, कोई लोन लेते हैं उसके बाद जो मंथली EMI देने पड़ते हैं, बराबर, EMI. अभी हम लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है. वी विल जस्ट फोकस ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वो वाला EMI है वो देखेंगे. राइट. सो सी दिस वर्ड इंडक्शन, electromagnetic induction. What does induction mean? Induction in the first chapter we had seen charging by induction, and another method was charging by conduction. So what is induction? In that case, if you remember, we had seen that without touching that conductor, the charge was induced onto it. Barabar? Without any kind of direct contact, the charging was done on that conductor. Sphere के ऊपर किया गया था. बराबर. तो without any contact, if we produce या induce उसको कहा जाएगा, if we produce electricity, बराबर, चार्जिंग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग एक्वायर करेंगे तो वो कहलाएगा इंडक्शन. बराबर, इलेक्ट्रिक इंडक्शन. अब अगर वो कांटेक्ट है नहीं किया तो क्या जो है वो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए हेल्प हम लोग लेंगे मैग्नेट की. बराबर, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी वजह से विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे. ठीक है ना. सी इलेक्ट्रिसिटी इन एनी सर्किट, इफ यू वांट करंट टू फ्लो, व्हाट डू वी डू? What is the way that we have to opt? हमें उसको किसी सेल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसको देना पड़ेगा, हायर लोअर जैसी हम रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से. और अदरवाइज यू हैव टू कनेक्ट इट विद सम अदर चार्ज्ड बॉडी, लाइक कैपेसिटर के साथ उसको कनेक्ट कर दिया. बराबर. तो आपको कांटेक्ट में लाके फिर उसके साथ कनेक्शन देना पड़ेगा. कांटेक्ट देना पड़ेगा कि एक ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से इफ आई वांट दैट करंट शुड फ्लो, तो बैटरी के जो दो टर्मिनल्स है दैट शुड कम इन कांटेक्ट विद द टू एंड्स ऑफ दिस वायर. बराबर ना. तो अभी हम ऐसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, सिंपली लूप पड़ा होगा, बट इट शुड बी अ क्लोज्ड वन. राइट, क्लोज्ड वन. और फिर इसके अंदर हम लोग मैग्नेटिज्म आसपास में कहीं पर रखेंगे और इसमें से करंट जो है वो पास हो रहा होगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. राइट. सी ऑब्जर्वेशन सबसे पहले क्या किए थे साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किए कि एक्सीडेंटली दे हैव फाउंड कि कोई करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ करंट इज पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर, देन व्हाट हैपेंस के अगर इफ एनी सम कंपास needle has been placed, magnetic needle has been placed nearby that conductor, then what happens, it starts reflecting. बराबर, कि उसमें से करंट जो है वो वेरी होता हुआ जाएगा, तो ये जो नीडल होगी वो उसका डेविएशन जो है वो होगा, रिफ्लेक्ट होगी. राइट. सो दैट मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड हैज गॉट प्रोड्यूस्ड, हैज गॉट जनरेटेड अराउंड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर. करेक्ट. अब क्या इससे उल्टा पॉसिबल है? क्या मैग्नेटिज्म देने से हम लोग करंट प्रोड्यूस कर पाते हैं, कर पाएंगे कि नहीं? ये था क्वेश्चन उनके दिमाग में. क्या इससे उल्टा पॉसिबल है? ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, तो उससे उल्टा क्या पॉसिबल है? तो वो पॉसिबिलिटी दिखी जिससे ये पूरी चीज, पूरा फिनोमेना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पिक्चर में आया. और ये तो कितनी अच्छी बात हो गई कि ये देखो ये कितना कॉस्टली चीज हो जाती है. जब भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस देना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए एक एक्सपेंस, द काइंड ऑफ एक्सपेंस दैट यू हैव टू स्पेंड इज टू मच. बराबर. अभी आप लोग समझ सकते हो कि हाँ ये इतने रुपए का वोल्ट है, इतने वोल्ट की बैटरी जो है वो कनेक्ट करने से इतना करंट तो मिलता है, बट खाली इतना हमें करंट तो पास नहीं करना होगा ना, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है. बराबर ना. इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है. सो इफ समहाउ द एंटायर रिक्वायरमेंट इज
दैट कैन बी फुलफिल्ड बाय सम अदर मेथड, जिसमें हमें ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस अलग से ना देना पड़े, तो वो तो एक बहुत ही अच्छा इन्वेंशन हुआ ना, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट हुए, वो सब चीजें हुई, और काफी सारे फिनोमेना है कि किस केस में ये इंडक्शन पॉसिबल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पॉसिबल है, बराबर ना। पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, कौन से सर्कमस्टेंसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखने को मिलेगा, वो सब देखा। So for that a few experiments have been done by Faraday and Henry। वो एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं। फैराडे का इसके अंदर जो योगदान है वो बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। तो इनके जो एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इट सेज दैट, इसके अंदर उन्होंने लिया था कि सपोज दैट ही हैड टेकन वन कॉइल एंड विद दैट कॉइल a battery had been connected, या तो फिर इसके साथ ना कुछ भी कनेक्शन नहीं दिया था, एक कॉइल खाली ले ली, बराबर, क्लोज्ड कॉइल ले ली, एंड सम अनदर जस्ट अ बार मैग्नेट was kept aside it, बराबर। फिर इसके बाद ये जो मैग्नेट है इसको मूव किया गया, इसको इसके पास लेके आए, तो क्या हुआ, तो इसके अंदर से करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हुआ, बराबर। ये इस तरफ आ रहा है, तो करंट अभी हम लोग सपोज के इस डायरेक्शन में शो कर देते हैं, बराबर। इसमें से करंट जो है वो पास होना शुरू हो गया। तो एक ऑब्जर्वेशन इनका कि अगर इन दोनों के बीच में, इसके बीच में, बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल and the magnet, then current can be generated, और ये जो इंड्यूस हुआ ना उसको बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ। EMF मतलब यहाँ पर हमने सेल अगर कनेक्ट कर दिया तो हम क्या बोलते हैं, ये EMF हमने दिया ना इसको, तो ये EMF इसके अंदर सी करंट कब पास होगा, किसी भी सर्किट के अंदर करंट कब पास होगा, इफ देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, उसके दो पॉइंट्स होंगे ना, टर्मिनल्स कोई भी एक दो पॉइंट्स लेते हैं, इफ देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस देन ओनली करंट विल फ्लो थ्रू इट, बराबर। तो यहाँ पर वो डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हुआ होगा, करेक्ट। तो वो प्रोड्यूस होने की वजह से फिर वो डिफरेंस हमें मिला, इसलिए फिर करंट इसमें से पास हो रहा होगा। इफ द मैग्नेट वाज केप्ट जस्ट लाइक दिस ओनली, उसको मूव नहीं किया with respect to coil, it is not moving, तो इसमें से कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। as soon as you bring it closer to it and then you stop it, तो इसमें से करंट पास जो हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, बराबर। the motion should be there, relative motion has to be there, बराबर। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो इसमें हम लोग लिख देते थे, लिखेंगे कि क्या ऑब्जर्वेशन आया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर से, कि ड्यूरिंग relative motion between a bar magnet and the coil, the electromagnetic induction was observed। कैसे, वो सब बाद में देखते हैं, बराबर। बट देयर हैज टू बी रिलेटिव मोशन। अब दोनों ही अगर मूव करते हुए साथ साथ में डिस्टेंस सेम रखते हुए अगर मूव किए ना, तो उसमें से कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इफ यू कीप दिस बार मैग्नेट स्टेडी एंड मूव जस्ट द कॉइल, बराबर, तो भी इनके बीच में रिलेटिव, उस केस में भी हुई मोशन, रिलेटिव मोशन हुई, ये स्टेडी है और ये जो है वो मूविंग है, तो रिलेटिव मोशन हुई। रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, चाहे इसको मूव करवाओ चाहे इसको मूव करवाओ, किसी को भी मूव करवाओ, दोनों में से किसी एक को। तो रिलेटिव मोशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑब्जर्व होगा, मतलब उसमें से फिर करंट फ्लो हो रहा होगा। देन सेकंड, नाउ इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट what did he do? He took two coils, not just one coil, two coils,
and he omitted that power magnet, बराबर। अनदर कॉइल जो थी उसके साथ फिर एक पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला कुछ सेल बैटरी उसके साथ कनेक्ट कर दी, तो ऑब्वियसली इसमें से तो करंट फ्लो होगा ही, जिसको करंट दिया जा रहा है, ईएमएफ जिसको दिया जा रहा है उसमें से तो करंट फ्लो होने ही वाला है। और फिर इस कॉइल को इसके टुवर्ड्स लेके आए या इससे अवे लेके गए। एट दैट टाइम ऑल्सो ही हैड ऑब्जर्व दैट आई वॉज देयर, आई इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी करंट जो है वो फ्लो होता हुआ दिख रहा था, बराबर। तो इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर से ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे कि ड्यूरिंग relative motion, again relative motion between two coils, one connected with a battery, one connected with a battery, current is induced in the other coil। एक में से पास हो रहा था, हम करवा रहे थे, और दूसरे में इंड्यूस हुआ when there was relative motion between them। Here also the same observation कि अगर ये दोनों ही साथ में मूव हो रही थी तो उस टाइम पे भी कोई भी ईएमएफ जो है वो जनरेट नहीं हो रहा था, मतलब सेकंड कॉइल में से कोई करंट पास नहीं हो रहा था, करेक्ट। इसको चाहे इसके पास लेके जाओ चाहे इससे दूर लेके जाओ, दोनों ही केसेस के अंदर ये करंट जो है वो दिख रहा था, करंट ऑब्जर्व हो रहा था। विथ व्हाट काइंड ऑफ एपरेटस डिड ही मेजर के इसमें से करंट जो है वो पास हो रहा है, तो करंट पास हो रहा है वो देखने के लिए गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया था। So if galvanometer gets deflected, that means current is passing through the circuit, बराबर। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, बराबर। उस दिन फ्री ही बैठे थे तो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट लगाते गए। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया कि फ्री नहीं बैठे थे, दिमाग था इसलिए काम किए जा रहे थे। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के अंदर अगेन इस कॉइल में करंट जो है वो ऑब्जर्व किया गया। कैसे? ना तो मैग्नेट रखा, कॉइल रखी, बट कॉइल के साथ क्या किया कि एक साथ में डायरेक्ट बैटरी जो है वो कनेक्ट नहीं कर दी। विद दैट ही हैड केप्ट अ स्विच आल्सो, बराबर। और एक बच्चे को बिठा दिया आपके जैसे, और क्या बताया कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कंटिन्यूअस करते जाओ, बराबर। तो इसमें से कभी करंट पास होगा, कभी बंद होगा, पास होगा, बंद होगा, एंड बोथ ऑफ देम आर केप्ट स्टेडी। अब इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, बराबर। नो रिलेटिव मोशन, जस्ट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द की, बराबर। तो मतलब इसमें से करंट पास होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो करंट बार बार इसमें से चेंज करने पर भी इसमें करंट जो है वो ऑब्जर्व हुआ। तो थर्ड का ऑब्जर्वेशन क्या बताया गया? नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल्स, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल्स। बट साथ में क्या किया कि इन second circuit is continuously closed and open. On doing this current was observed in coil 1, बराबर। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन आए, फिर इनके ऊपर से कंक्लूजन क्या निकला, फाइनल कंक्लूजन जो निकला वो कुछ ऐसे कंक्लूजन्स थे। कंक्लूजन
कि जो फर्स्ट कॉइल थी, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन है कि देयर हैज टू बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल्स और बिटवीन बार मैग्नेट एंड द कॉइल जिसके अंदर आपको करंट जो है वो चाहिए, बराबर। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल और between two coils must be there, बराबर। बट इस केस में क्या था, रिलेटिव मोशन नहीं थी। तो इफ रिलेटिव मोशन isn't there, between coils, current in one of the coils must be changing। इसमें क्या हो रहा था, ऑन ऑफ करने से कंटिन्यूअसली 0 to I हो रहा था, बराबर। तो करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था। ये सब चेंज होने की वजह से आखिर हो क्या रहा था, क्या चेंज हो रहा था, विच वॉज इंड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी। कौन इंड्यूस कर रहा था, कौन ईएमएफ इंड्यूस कर रहा था। तो इंड्यूस करने वाला, जो ईएमएफ इंड्यूस करने वाला था वो है, ये पास में जितना आएंगे उतना क्या होगा, इसकी फील्ड लाइंस which is getting linked with this coil is getting changed। फ्लक्स याद है, फ्लक्स क्या था, फ्लक्स phi, magnetic flux is what, number of field lines और एरिया, जो भी एरिया है ना, उस एरिया में से जितनी भी फील्ड लाइंस पास हो रही है वो उसके साथ लिंक्ड फ्लक्स हुआ। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले रहे हो then it will be called as electric flux। if you are taking magnetic field lines then it will be called as magnetic flux, right? But essentially it is number of field lines crossing that, crossing, हाँ इसमें से crossing through या passing through, ऐसे स्लाइड होके जाने वाली नहीं, ऐसे छू के निकल जाए वो नहीं, उसमें से passing through the plane, बराबर। ये हो गया। तो जब ये कॉइल ऐसे थी, इस पोजीशन में थी, उस केस में यहाँ पर मैग्नेट में से फील्ड लाइंस जो थी वो इतनी लिंक हो रही थी, बराबर। ये कुछ छूट रही थी जो उसमें से पास नहीं हो पा रही थी। As soon as we are bringing this bar magnet closer to this coil, then what happens? The field lines which was getting wasted या तो इसके साथ लिंक नहीं हो रही थी, that will also get linked with this coil। तो number of field lines मतलब कि flux was getting changed, बराबर। क्या हो रहा था, flux was getting changed। तो यहाँ पर ये हमें समझ में आया कि flux चेंज हो रहा था। अब इस केस में क्या हो रहा था, करंट जो है वो करंट इसमें से पास हो रहा होगा। अलॉन्ग विद द करंट फ्री में आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, बराबर। जैसे ही कोई कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगा, बराबर ना। याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर जनरेट होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, यू कीप द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, बराबर। कंडक्टर में से जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, और कर्ल योर फिंगर्स अराउंड इट। तो फिर जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही थी। तो मतलब जब भी करंट पास हो रहा होगा अराउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, राइट ना। तो इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होगा। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज लिंक्ड विद दिस कॉइल। जैसे इस बार मैग्नेट का भी यहाँ पर लिंक हो रहा था, ऐसे इसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दैट इज गेटिंग लिंक्ड विद दिस, ठीक है। तो वो पास आने की वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हो रहे थे, तो फ्लक्स वाज एसेंशियली गेटिंग चेंज्ड, बराबर। तो ये ऑब्जर्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के ऊपर से हम लोग बता देते हैं कि ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ
ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट or the coil, flux linked was getting changed. ठीक है, फ्लक्स चेंज हो रहा था। इस केस में क्या होगा, इसमें जो है वो करंट है ना, वो करंट चेंज हो रहा है। जीरो था, फिर क्लोज कर दी सर्किट, देन करंट इज आई, फिर ये चेंज होता रहेगा, जीरो टू आई, जीरो टू आई, जीरो टू आई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो करंट पास हो रहा होगा तो नो मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो अगर करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से पिक्चर में आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आल्सो फ्लक्चुएट्स, वो भी जीरो टू बी, जीरो टू बी, जीरो टू बी होगा, राइट। नाउ वी आल्सो नो दैट फाई फ्लक्स इक्वल्स टू बी ए cos theta, or if this theta is 90 degree then it will be BA phi bar, याद करवाया था मेरा, phi equals to BA. So if B is getting changed, what is going to be changed? Flux, बराबर। तो थर्ड के ऊपर से ये कंक्लूजन निकला कि on switching on and off current through coil changes and hence the magnetic field, which in turn changes flux. तो ये सब जो EMF जनरेट हुआ उसका जिम्मेदार किसको ठहराया गया? Change in flux. So if there is change in flux somehow, anyhow, if there is change in flux, the EMF will get induced. बराबर, इसको बिल्कुल भी कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है, कोई EMF जो सेल या बैटरी कुछ कनेक्शन देने की जरूरत नहीं है, टच किए बगैर। बस यहाँ पर कोई एपरेटस रखा है जिसके अंदर हमें करंट चाहिए, उसके पास में कोई मैग्नेट लेके आए, उसको कंटिन्यूअसली से ज़ूम 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 करते रहे तो इसमें से करंट जो है वो पास होगा। तो ये कितना बड़ा इन्वेंशन हो गया, बस खाली मूवमेंट करवाते रहो, वो मूवमेंट करवाते रहो, मूवमेंट करवाते रहो, इसमें जितना करंट चाहिए उतना करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो मोशन है वो देते जाओ। मोरओवर ये भी ऑब्जर्व किया गया कि इफ द वेलोसिटी, इसमें जो वेलोसिटी है ना वो भी अगर चेंज कर दी, धीरे धीरे पास में लाते थे तो करंट जो प्रोड्यूस होता था, और फास्ट पास में लेके आते थे वो चेंज अगर करते हैं तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो चेंज होता हुआ दिख रहा था, मतलब कि इसमें से करंट जो है वो भी चेंज होता हुआ दिख रहा था, ज्यादा करंट मिल रहा था, राइट। सो दैट वाज आल्सो द ऑब्जर्वेशन। तो ये चीजें जो है वो आपको रिकॉल करवाने के लिए बताई है। दीज वर द कंक्लूजंस एंड एक्सपेरिमेंट है इनके ऊपर से, सो यू कैन राइट इट डाउन। इसके ऊपर से क्वेश्चन जो है वो कम आने के चांसेस है, ये कभी कभी शायद से पूछे जा सकते हैं। कंक्लूजंस जो है वो कंक्लूजन ऑफ फैराडे एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये लिख लो पहले, सबसे पहले आप। Now from his experiments, Faraday had concluded one law also regarding electromagnetic induction, that is called as Faraday's law. Faraday's law of electromagnetic induction, which states that the magnitude, just the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux, magnetic फ्लक्स। बराबर ना, फ्लक्स चेंज हो रहा था, उसका रेट कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब d phi by dt।
EMF is represented by epsilon. So epsilon is proportional to rate of change of phi में कितना चेंज आया with respect to the given time period. तो इसके ऊपर से एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन आप लोगों को मिलेगा, मैग्नीट्यूड इसका मिलेगा, बराबर. सो फ्रॉम दिस एप्सिलॉन अगर इंस्टेंटेनियस है ये मिलेगा आप लोगों को एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. इफ n नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर तो यहाँ पर ये n आ जाएगा, वैसे भी फाई के अंदर भी n आ ही जाएगा. अगर ये इंस्टेंटेनियस है, एवरेज नहीं है, ये एवरेज है, अगर ये इंस्टेंटेनियस है epsilon, then we have to take delta t tends to 0, limit delta t tends to 0, delta phi by delta t, that will be equals to d phi by dt. So epsilon is d phi by dt. So suppose you have been given the formula for phi का with respect to time function कुछ given है, then you have to differentiate it, then at some particular time you have to find out what is the EMF, induced EMF. So you will put the value of that given time to you, और उसके ऊपर से आपको ये instantaneous acceleration, instantaneous EMF जो है वो मिलेगा, बराबर ना. जैसे कि phi है, वो phi आप लोगों को दिया है 3t square plus 2t plus 1. Find EMF at t equals to 1 second. So how will you find? Epsilon equals to d phi by dt. What is phi? It is this given equation as a function of time, 3t square plus 2t plus 1, right? So differentiation of this will give you 6t plus 2. What is the time at which you want to find out epsilon? At 1 second. So 6 into 1 is 6, 6 plus 2 is 8 volt. So that will be the answer of instantaneous EMF at t equals to 1 second. Here magnitude अगर खाली देखने जाए तो ये आएगा, otherwise magnitude अगर खाली देखा ना तो ही ये आएगा, otherwise there will be a negative sign, epsilon equals to minus d phi by dt. Okay, that would be the formula. माइनस साइन क्यों आएगा वो भी पता चलेगा when we will see Lenz's law, बराबर. But essentially epsilon is the rate of change of flux. ठीक है, ये आपको इसके ऊपर से समझ में आ गया होगा. Now flux can be changed by many means. कैसे? तो फ्लक्स का फॉर्मूला अभी लिखा था, क्या था? B A cos theta. So if B changes, if area changes, if angle changes, इसमें से कोई भी चेंज हो रहा है, then it will lead to change in phi. Flux changes, and if flux changes, then EMF will be induced into the circuit, बराबर. So what are the ways of inducing EMF? Change the magnetic field. What is the other way? Change the area. What is other way? Change angle. ठीक है, इसमें से कुछ भी आप चेंज करोगे तो you will ultimately get an induced EMF. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल रख दो, वो कंटिन्यूस चेंज होता जाए वैसा रखो, बराबर. वो इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिया और उसका वो फ्लक्चुएशन कुछ ऐसे देते रहो कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो चेंज होती जाएगी, तो B विल बी चेंजिंग. एरिया, मान लो कि ये कॉइल है, वो कॉइल में, और ये मैग्नेट है, वो मैग्नेट है, उसके सामने कॉइल को ऐसे करते जाओ तो एरिया इज गेटिंग चेंज. या तो मैग्नेट है, मैग्नेट को ऐसे घुमाते जाओ उसके सामने, तो एंगल बिटवीन A एंड B इज एरिया जो है वो एरिया इसमें, सॉरी ऐसे करने पर क्या होगा? एरिया चेंज होगा, सॉरी एंगल चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, राइट. एरिया, सपोज के कॉइल है, वो कॉइल अगर श्रिंक हो गई, एनलार्ज हो गई, श्रिंक हो गई, एनलार्ज हो गई, तो एरिया चेंज होता है, बराबर. तो दीज आर द वेज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स.
magnetic flux changes will ultimately it will induce EMF. ठीक है, so this is all about Faraday's law. ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट और ये चीज आपको याद रखनी है. ऐसे सम्स आपको काफी सारे पूछे जा सकते हैं, याद रखना है आपको एग्जाम्पल इसका. ठीक है, मोर ओवर करंट जो है EMF इंड्यूस हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा, करंट पास होगा. तो I इक्वल्स टू व्हाट, V बाय R. तो एप्सिलॉन बाय R, एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इनटू 1 अपॉन R. तो I के लिए आप ऐसे भी इसके बाद फिर एप्सिलॉन अगर फाइंड कर लिया, फिर करंट कितना पास हो रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये पूछा है. तो उसके लिए आप EMF फाइंड करोगे डिवाइडेड बाय R कर दोगे, तो आपको I जो है वो एम्पियर में ऐसे मिल जाएगा. देन ये भी बताया था कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेट अगर फास्ट उसके पास मूव होके आएगा, रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज, तो रेट भी अगर आप चेंज करोगे ना एकदम फास्ट आएगा या फिर धीरे 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 आ रहा होगा, वो दोनों में भी इंड्यूस्ड EMF में फर्क होगा. If that bar magnet is moving very fast towards the coil, then amount of induced EMF will be more as compared to if the magnet is moving very slowly as compared to the coil. बराबर. तो faster the movement, वो coils के लिए, the faster the movement, more the EMF induced. More the EMF is induced. बराबर, ये चीज भी याद रखना, बिकॉज खाली फ्लक्स चेंज होने पर नहीं, रेट कितने रेट से ये चेंज हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. इसलिए चलो, तो आप ये भी लिख लो. नाउ Faraday's law has given us the magnitude of EMF that has got induced. तो करंट भी कितना प्रोड्यूस होगा वो उसके ऊपर से मिलेगा. वी विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट आल्सो, बट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट करंट, दैट वी डोंट नो. वो Faraday's लॉ जो है उसके ऊपर से कुछ पता नहीं चलेगा. बट आई हैड रिटन एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस d फाई बाय dt. अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है देन वी शुड राइट n d फाई बाय dt. बराबर. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लेंज लॉ. लेंज लॉ हमें बताएगा कि ये जो EMF है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पर होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर से हमें ये करंट की डायरेक्शन जो है वो मिलेगी. बराबर. सो फॉर दैट हैज बीन कंसीडर्ड कि सपोज एक कॉइल जो है उसको ऐसे रखा गया एंड अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू इट. इसको मूवमेंट दी गई, इसके पास ये लाया गया. बराबर. अगर इसके पास इसको लाते हैं, फिर इसके बाद इसमें से या तो करंट, सी इट हैज बीन, मैंने दिखाया ऐसे है इसको, इसके सामने आपको ऑब्लिक थोड़ा सा दिख रहा होगा. ये कॉइल जो है वो कॉइल ओवल जैसी है, बट एक्चुअली इसको एसेंशियली ऐसे रखा है एंड बार मैग्नेट इज केप्ट लाइक दिस. बराबर. दोनों एक दूसरे से सामने सामने परपेंडिकुलर रखे गए हैं. नाउ सपोज ये बार मैग्नेट जो है इसको इसके क्लोजर लेके जाते हैं. वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द कॉइल. बराबर. इफ इट इज टुवर्ड्स द कॉइल तो फिर क्या होगा, ज्यादा फील्ड लाइंस जो है वो इसमें से जो ऐसे निकल रही थी वो भी सारी लिंक हो जाएगी. तो फ्लक्स इज गेटिंग चेंज. बराबर. फ्लक्स इसमें चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा इसलिए EMF तो इंड्यूस होगा. अब करंट जो है EMF कहाँ पर होगा, इधर ऐसे प्लस माइनस होगा या इधर माइनस इधर प्लस होगा. दैट विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट. बराबर ना. तो करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो सपोज किया गया कि सपोज इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है. बराबर. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हो रहा है. तो वी नो दैट अ कॉइल, कोई भी एक कॉइल लेते हैं ना, तो वो कॉइल वर्क्स एज अ बार मैग्नेट. बराबर ना. कॉइल जो है फिर वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है. तो वन साइड ऑफ दैट कॉइल will be treated as north pole and the other side will be treated as south pole. सपोज कि आप इसको एक कॉइल समझ लीजिए, ये कॉइल है. बराबर. तो इसकी ये वाली जो एज है उसको अगर मैं बता दूं कि इट इज नॉर्थ पोल,
तो ये वाली जो एज है वो हो जाएगी साउथ पोल, बराबर ना। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल के हिसाब से हमें करंट की डायरेक्शन या तो करंट के हिसाब से नॉर्थ एंड साउथ पोल मिलेगा। सो इफ current is passing in clockwise direction, then that side will be considered as south pole of that coin. And अगर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हो रहा है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी। अब एक ही कॉइल है, उसी को इस तरफ से देखिए, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, then somebody who is facing that coil, then we will say that current is passing in the clockwise direction, and somebody on the back side, what will he observe कि इसमें से करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पास हो रहा है, बराबर ना, सेम कॉइल के लिए। तो जो जिस साइड से क्लॉकवाइज बोलेगा उस वाली साइड पे वो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज बताएगा वहां पर साउथ पोल जनरेट हुआ, और जिस साइड से हमें लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज है वो साइड वाली हो जाएगी नॉर्थ पोल। सो हियर करंट इज पासिंग इन द साउथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो द साइड व्हिच इज फेसिंग दिस बार मैग्नेट इज नाउ हैविंग साउथ पोल, मतलब नॉर्थ के सामने साउथ हो गया। अभी शुरू हमने कहां से किया था? शुरू हमने किया इसको एक जेंटल पुश देने पर, हल्का सा पुश दे दिया, जेंटल पुश, इसको यहाँ पर धक्का दे दिया। अब ये सामने क्या आ गया? अब ये एजम्पशन है, ट्रू है या नहीं पता नहीं, क्या इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं, दैट वी वांट टू चेक। क्या इधर क्लॉकवाइज में होगा इसको पास लाने पर या एंटी क्लॉकवाइज होगा, दैट वी वांट टू चेक। मान लो कि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो क्या होगा? साउथ पोल जनरेट होगा। सपोज side facing magnet has current in clockwise direction, so it will work as south pole, बराबर, साउथ पोल की तरह ये बिहेव करेगा। नॉर्थ एंड साउथ जो है वो अब एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, नेचुरली अट्रैक्ट होंगे। इवन इफ यू नाउ डोंट गिव एनी काइंड ऑफ पुश, दे विल गेट अट्रैक्टेड, नॉर्थ एंड साउथ है तो ये और पास में आएंगे, और पास में आएंगे, इसलिए और करंट जनरेट होगा, बराबर, और फ्लक्स उसके साथ लिंक हुआ, और करंट जनरेट होगा, और पास में आया, और करंट जनरेट हुआ। तो हमने तो इनिशियली दिया क्या? जस्ट अ जेंटल पुश, अ लिटिल ओनली एनर्जी हैज बीन गिवन, लिटिल ओनली एनर्जी गिवन है, बट फिर भी हमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट जो है वो मिलते ही जा रहा है, मिलते ही जा रहा है। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट, दैट मींस के इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, a little only mechanical energy is giving you enormous amount of electrical energy. So according to law of conservation of energy, do you think that this is possible? No. जितनी एनर्जी दोगे उतनी ही दूसरे फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होगी। आप थोड़ी सी दे रहे हो, आपको बहुत ही ज्यादा थोड़ी मिलेगी, बराबर। कल्प वृक्ष थोड़े ही है कि आप मांगो वो मिलते जाएगा, मिलते ही जाएगा, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सोचो और मिल गया। नहीं होता ऐसे। एनर्जी जो है वो जितनी दी है उतनी ही मिलेगी, बराबर। साउथ पोल फेस कर रहा है तो उसे ऑन जस्ट गिविंग a gentle push to the magnet, current induced becomes infinite, which is against the law of conservation of energy। तो ये क्यों आया? हमारा assumption wrong था। Thus our assumption
वॉज इनकरेक्ट। तो क्या एजम्पशन होना चाहिए कि नॉर्थ जो है ना, वो नॉर्थ के सामने यहाँ पर ये नॉर्थ ही जनरेट करेगा, नॉर्थ के सामने नॉर्थ ही जनरेट करेगा। तो नॉर्थ जनरेट करेगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो हो रहा होगा। ये अगर इसके टुवर्ड्स आया तो सेम वे में अगर ये अवे जा रहा होता तो ये क्लॉकवाइज जो है वो जनरेट होता। तो इसके ऊपर से लॉ एक्चुअली क्या बना कि इंड्यूस्ड करंट is in such a manner that it opposes the very cause of it। मतलब जिसने प्रोड्यूस किया ना उसी को अपोज करेगा। अब ये किसने प्रोड्यूस किया इसको? करंट ने। करंट को किसने प्रोड्यूस किया? आई प्रोड्यूस्ड। आई कैसे प्रोड्यूस्ड हुआ? या तो इंड्यूस्ड। कौन था उसका रीजन? फ्लक्स फाई, चेंज इन फाई। उसकी वजह से फ्लक्स क्यों चेंज हुआ? क्योंकि v था मैग्नेट की मूवमेंट, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में थी? इस डायरेक्शन में थी। तो वो उसको दूर की तरफ धकेलेगा। अगर वेलोसिटी ऐसे है तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे धकेल पाएगा? इफ इट इज नॉर्थ तो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलेगा, बराबर कि नहीं? तो आई प्रोड्यूस, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है फ्लक्स चेंज। फ्लक्स क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी इसलिए। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? इसकी डायरेक्शन। रिजल्ट इसकी डायरेक्शन क्या आएगा कि v जो है वो इस डायरेक्शन में मिले वैसा हो जाएगा, बराबर? उससे उल्टा उसको मिले वैसे हो जाएगा। अगर मान लो कि ये ऐसे होता कि नॉर्थ एंड साउथ एंड द कॉइल, बराबर, और ये इस तरफ जा रहा होता तो v इस तरफ है तो फ्लक्स रिड्यूस्ड, फ्लक्स रिड्यूस्ड, v है इसलिए v अवे, तो फ्लक्स रिड्यूस्ड, फ्लक्स रिड्यूस्ड तो ईएमएफ जो है वो जनरेट हुआ, मतलब आई प्रोड्यूस्ड। आई प्रोड्यूस हुआ, उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? फाई जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। फाई कैसे इंक्रीज होगा? फ्लक्स कैसे इंक्रीज होगा? नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा मिलेगी तो उसको पास में खींचना पड़ेगा। पास में खींचना पड़ेगा तो v टुवर्ड्स वो तब मिलेगा। तो ये अब ऐसे जनरेट करेगा कि ये साउथ, बराबर, हो जाए वैसे। मतलब करंट कौन सी डायरेक्शन में? इस तरफ वाली जो फेस होगी उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो, बराबर। तो जो भी चेंज कर रहा होगा, फाई चेंज जो भी कर रहा होगा, जिसकी भी वजह से आई जो प्रोड्यूस हुआ, फाई चेंज हुआ, रिड्यूस हुआ, तो वो उसको इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस केस में उसको पास में लाना पड़ेगा। तो v को टुवर्ड्स लेके आए, इसमें उसको दूर धकेलना पड़ेगा तो v अवे हो गया। तो वो चेंज होता है किसके हिसाब से? फ्लक्स जिसकी भी वजह से चेंज हुआ उससे उल्टा वो उसको चेंज कर देगा, क्योंकि फ्लक्स को चेंज करने के काफी सारे तरीके हैं। फ्लक्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग v, फ्लक्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग एरिया, फ्लक्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन, बराबर। तो इसमें से कुछ भी अगर चेंज हो रहा है तो जिसकी भी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ उससे उल्टा अगर ये रिड्यूस हुआ है, अगर ये रिड्यूस हुआ तो करंट की डायरेक्शन ऐसी आएगी कि जिससे v इंक्रीज हो जाए। अगर ये इंक्रीज हो रहा होगा, v इंक्रीज हो रहा होगा तो करंट की डायरेक्शन ऐसी आ जाएगी जिससे v जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बराबर। तो कुछ सम्स जो है वो जब आप देखेंगे तब ये लॉ की एप्लीकेशन एकदम से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। अगर एरिया कम हो रहा है, एरिया श्रिंक हो रहा है, बराबर, तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, इसलिए फिर वो इसकी डायरेक्शन जो v ऐसे आ रहा था ना, तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ऐसे, करंट की डायरेक्शन ऐसे बना देगा कि जिसकी वजह से ये इंक्रीज हो जाए एरिया। कुछ सम्स देखेंगे उसके बाद फिर ये
बिल्कुल भी क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। चलो ये नोट करो।